नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार बढ़ रहे तनाव और साथ ही साथ चीन के दो बड़े जनरलों की गिरफ्तारी पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आज के एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की एक तरफ जहां कोशिश चल रही है, वहीं दूसरी तरफ किस तरह से ये युद्ध और भीषण हो गया है। आपको ये भी बताएंगे कि कयामत की घड़ी क्यों दे रही है बड़े खतरे का संकेत। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका का एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में बढ़ा आगे। अस्थिरता के खिलाफ तेहरान की चेतावनी। सऊदी अरब का ऐलान, ईरान पर हमलों के लिए क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत नहीं। यूक्रेन में चलती यात्री ट्रेन पर रूसी ड्रोन हमला, कम से कम 12 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन संघर्ष पर अमेरिकी थिंक टैंक का चौंकाने वाला खुलासा। 20 लाख सैनिकों के मारे जाने का दावा, क्रेमलिन ने रिपोर्ट को किया खारिज। नेतन्याहू की हमास को कड़ी चेतावनी, हथियार डालने तक गाजा का पुनर्निर्माण नहीं। इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक पर बनाए रखेगा सुरक्षा नियंत्रण। मारे गए अंतिम बंधक के शव वापसी को बताया भावुक पल। दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला किम कियोन को भ्रष्टाचार मामले में 20 महीने की सजा। अदालत ने किम को यूनिफिकेशन चर्च से व्यापारिक सुविधाओं के बदले रिश्वत लेने के आरोप में ठहराया है दोषी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज को अमेरिका की चेतावनी, जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग से नहीं हिचकेगा अमेरिका। रोड्रिगेज का दावा, अमेरिका ने प्रतिबंधित फंड्स को किया अनफ्रीज। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में ईरान और उसके आसपास फिलहाल तो शांति बनी हुई है, लेकिन अमेरिका जिस तरह के सैन्य कदम इलाके में उठा रहा है, उसको देखते हुए कई विशेषज्ञों को शक है कि अमेरिका वेनेजुएला की तरह यहां भी कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। या तो ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है या ईरानी नेतृत्व के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई। हालांकि अमेरिका की ओर से बातचीत से पहले मामले को सुलझाने की दलील दी जा रही है। आइए इलाके के ताजा हालात पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप भले ही ईरान पर किसी तरह के सीधे हमले से इनकार कर रहे हों, लेकिन खाड़ी में उनकी सैन्य तैयारी किसी बड़ी जंग का इशारा कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर ऐलान किया है कि अमेरिका का एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वेनेजुएला की तरह अमेरिका ईरान के इर्द गिर्द न सिर्फ सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है, बल्कि सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी करने जा रहा है। अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत बनाने के लिए कई दिनों के युद्ध अभ्यास का फैसला किया है, लेकिन अभ्यास की तारीख या सटीक जगह का खुलासा नहीं किया गया है। इससे रहस्य और बढ़ गया है। एक हफ्ते पहले भी ट्रंप ने एक बड़े अमेरिकी बेड़े के ईरान पहुंचने की घोषणा की थी। इसके बाद अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पश्चिम एशिया पहुंचा। पेंटागन ने पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण इसकी तैनाती की गई है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर युद्धपोत में से एक माना जाता है, यानी क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कूटनीतिक हलकों में इस तैनाती को युद्ध रोकने की अंतिम कोशिश माना जा रहा है। ईरान ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है, जबकि इजराइल ने इसका स्वागत किया है। हालांकि ट्रंप उम्मीद जता रहे हैं कि ईरान को नए समझौते पर सहमत किया जा सकता है। इस बीच उन्होंने दावा किया है कि बातचीत के लिए ईरानी अधिकारी कई बार संपर्क कर चुके हैं। ट्रंप बार बार ईरान में सत्ता परिवर्तन की वकालत करते रहे हैं। हालांकि बातचीत के लिए अमेरिका की अपनी शर्तें हैं। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ समझौते के लिए शर्तें भी बता चुके हैं। इसमें यूरेनियम संवर्धन पर पूर्ण प्रतिबंध, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना,
लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना, क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना शामिल है। ईरान भी बातचीत के लिए खुद को तैयार बता रहा है, लेकिन इन शर्तों को खारिज करता है। वहीं ईरान धमकी भी दे रहा है कि अगर हमला हुआ तो पश्चिम एशिया में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे और इजराइल उसके निशाने पर होंगे। बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी में अमेरिका के बेहद करीबी सहयोगी सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि तेहरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए वो अपने हवाई क्षेत्र या जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। इससे पहले यूएई ने भी इसी तरह का बयान दिया था। दोनों देश स्पष्ट कर चुके हैं कि वो किसी भी सैन्य हमले के लिए अपने देश को लॉन्च पैड नहीं बनने देंगे। इस बीच ट्रंप ने इराक को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा, अगर पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी की सत्ता में वापसी होती है तो अमेरिका उसे समर्थन देना बंद कर देगा। तो ये ईरान को लेकर के मामला जिस तरह से गर्म हो रहा है उसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मेहमान जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर अनिल वाधवा फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वाधवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वाधवा साहब, जिस तरह से ये अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये ईरान के ऊपर अमेरिकन दबाव है ताकि जो शर्तें हैं अमेरिका की ईरान के ऊपर, उनके ऊपर सहमति बन जाए, युद्ध ना हो। और क्योंकि दो भारी भरकम बेड़े यूनाइटेड स्टेट्स के इस एरिया में पहुंच चुके हैं, तो जाहिर है कि अटेम्प्ट तो यही है कि इससे दबाव बनाया जाए ईरान के ऊपर, ताकि जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के जो एम्स हैं वो पूरे हो सकें। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अमेरिका की ओर से जो शर्तें रखी गई हैं, हमने अपनी रिपोर्ट में भी अभी बताया, क्या इन शर्तों को ईरान मानेगा? देखिए, ईरान के लिए ये सभी शर्तें बहुत मुश्किल हैं। आखिरी शर्त जो है उसको छोड़ करके आखिरी शर्त यह है कि जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो अमेरिका ने डेजिग्नेट किए हैं या जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको समर्थन देना बंद हो जाए ईरान की तरफ से। लेकिन पहली दो शर्तें हैं जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की कटौती करना, यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर जो शर्त है, और फिर उसके बाद जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनमें कमी करना। तो ये दोनों शर्तें ईरान के लिए मानना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर नेगोशिएशन बहुत ज़रूरी है। बिना नेगोशिएशंस के ईरान इस पर हामी नहीं भर सकता। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ईरान के लिए ये शर्तें मानना काफ़ी मुश्किल है, तो जिस तरह का वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रहा है और जिस तरह से ईरान की तरफ से भी जवाबी बयान कई सारे आ रहे हैं, ऐसे में क्या आने वाले समय में किसी तरह का कोई सैन्य कार्रवाई, कोई हमला या वेनेजुएला की तरह किसी तरह का कोई मिलिट्री ऑपरेशन क्या देखा जा सकता है क्या वहाँ पर? देखिए, ईरान और वेनेजुएला की स्थिति अलग अलग है। ईरान के पास अपनी खुद की क्षमता है, और हमने अभी देखा कि ईरान ने भी हॉर्मुज़ जो जलरमरू मध्य है उसमें अपनी तैनाती करी है, और ये कहा है कि जो युद्ध अभ्यास है उससे हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर दिया जाएगा दो दिनों के लिए, 27 से लेके 29 तारीख तक। ईरान भी ये दर्शाना चाहेगा कि रीजनल क्षेत्रीय जो उसका जो वर्चस्व है वो अभी भी कायम है, और उसके पास इतनी क्षमता है कि वो कच्चे तेल जो है वहां से जो पास होता है उसके ऊपर अड़ंगे लगा सकता है। वो भी है, और उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स के काफी जीसीसी कंट्रीज में बेसेस हैं। इजराइल के ऊपर ईरान हमला कर सकता है। ये सब क्षमता वेनेजुएला के पास नहीं थी। तो ये सिचुएशन दोनों डिफरेंट है। मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के ऊपर दबाव डाल रहा है, और इससे जो डायलॉग की जो प्रोसेस है उसको बढ़ावा मिलेगा। सर, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से बात की है। यूएई के नेतृत्व के साथ भी ईरान की बातचीत हुई है, और यूएई की ओर से भी सऊदी की ओर से भी ये आश्वासन दिया गया है कि ईरान के ऊपर हमले के लिए सऊदी या यूएई की ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा।
तो इलाके में जो जितनी भी गल्फ की कंट्रीज हैं, इनमें जो एक तरह की एकता दिख रही है अमेरिका के इस डिप्लॉयमेंट के खिलाफ, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जीसीसी कंट्रीज के लिए बहुत कुछ स्टेक्स पर है, उनके दांव बहुत बड़े हैं। वो इसलिए है क्योंकि उनकी उनकी जो इकोनॉमीज हैं, अगर ईरान की तरफ से उनके ऊपर हमला होता है और अगर वो युद्ध में शामिल होते हैं, तो उनको मालूम है कि कोई भी हमला उनकी इकोनॉमी को काफी साल पीछे ले जा सकता है। सबसे बड़ा रीजन तो यही है। दूसरा, जीसीसी की जो कंट्रीज हैं उनके आपस में जो तालमेल है, हालांकि यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच आजकल रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ पर सभी लोग सहमत हैं कि ईरान के ऊपर अगर अटैक हुआ बाहर से, तो उनको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और इसीलिए दोनों देशों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरजमीन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए दायरे से बाहर। सर, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन अगर हम देखें तो इजराइल, अमेरिका और जिस तरह से ईरान के खिलाफ फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, ये देश भी रहते हैं, और इधर जो मुस्लिम देश हैं, इलाके के गल्फ के देश हैं, वो एक तरह से एक हो रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पश्चिम बनाम और इस इलाके के जो देश हैं उनके बीच में ये कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ नहीं दिखाई दे रहा आपको? ये काफी सालों से ये कश्मकश चल रही है और सभी को मालूम है कि जो खाड़ी के देश हैं और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो ये नहीं चाहते कि किसी दूसरे देश का, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स हो या फिर इजराइल हो, इनका उनके ऊपर वर्चस्व बना रहे। तो ये कश्मकश काफी सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन अभी इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स पहली बार खुलकर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और सैनिक कार्रवाई साथ में कर रहे हैं। इससे वहां पर इन देशों में रिएक्शन हुआ है और दूसरा जो रीजन है, मैंने आपको बता ही दिया कि इन देशों में अगर युद्ध की स्थिति आती है या ये देश उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चल रहे हैं। क्या चीन की सेना के एक बड़े जनरल ने अमेरिका को चीनी परमाणु हथियारों की जानकारी लीक की? ये एक ऐसा सवाल है जो इन दिनों पूरी दुनिया में तैर रहा है। जिस जनरल पर यह आरोप लग रहा है उसे और एक दूसरे बड़े जनरल को चीन में गिरफ्तार भी किया गया है। दोनों में से एक जनरल को राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सबसे करीबी भी माना जाता है। ऐसे में सच क्या है, आइए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। चीन जब ताइवान पर नकेल कसने की हर संभव कोशिश कर रहा है, तब सेना की वर्दी पर लगे भ्रष्टाचार के दाग से पूरे देश में सनसनी फैल गई है। अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन का सेना के दो बड़े अधिकारी शिकार हुए हैं। चीन में ये शब्द भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि चीन में सेना के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में सलाखों के पीछे धकेल देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी माने जाने वाले झांग यूशिया और जनरल लियो झेनली की गिरफ्तारी से जानकार सवाल खड़े कर रहे हैं कि कहीं ये मामला
भ्रष्टाचार से आगे वफादारी, शक्ति और सेना पर नियंत्रण को लेकर आपसी लड़ाई तो नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि झांग शेनली जांच के दायरे में हैं। चीनी सेना के आधिकारिक अखबार PLA डेली ने लिखा कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी का भरोसा तोड़ा है और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को कमजोर किया है। सत्ता में आने के बाद से ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पहले भी इसी आरोपों में कई जनरलों को हटाया जा चुका है। पिछले दिनों एक अमेरिकी अखबार ने झांग को लेकर बड़ा दावा करते हुए अमेरिका को परमाणु हथियारों की जानकारी लीक करने का उन पर आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट ने चीनी सेना और प्रशासन में भूचाल पैदा कर दिया था। 75 वर्ष के झांग यूशिया सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष थे। CMC ही पूरी सेना का नियंत्रण करती है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके प्रमुख हैं। CMC में आमतौर पर 7 लोग होते हैं, लेकिन अब सिर्फ 2 ही लोग बचे रह गए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रति झांग की वफादारी चीन में मिसाल दी जाती है। झांग के पिता शी जिनपिंग के पिता के साथ क्रांति में साथ थे। झांग उन चुनिंदा अफसरों में शामिल थे जिन्होंने जंग लड़ी थी। चीन ने दशकों से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, लेकिन पूर्वी और दक्षिणी चीन सागरों और ताइवान पर अपने दावे को मजबूत करते हुए अपनी सैन्य शक्ति लगातार बढ़ा रहा है। इसलिए झांग का जाना चीनी सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जनरल झांग को 20 नवंबर के बाद सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है, जब उन्होंने आखिरी बार मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। जानकार झांग को हटाए जाने को चीनी सैन्य नेतृत्व के भीतर राजनीतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया के और विस्तार के संकेत के रूप में देखते हैं। जानकारों का मानना है कि ये कदम न केवल भ्रष्टाचार विरोधी अभियान है, बल्कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सेना में पूर्ण राजनीतिक निष्ठा और वफादारी सुनिश्चित करने की रणनीति का भी हिस्सा है। और एम्बेसडर वाधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे इस खबर पर। एम्बेसडर वाधवा, अगर ये चीन से जो खबर आ रही है, वैसे तो चीन से खबरें आती ही नहीं है, लेकिन छन छन कर जिस तरह की खबर आ रही है जनरल झांग को लेकर के, जनरल झेनली को लेकर के, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, जनरल झांग यूशिया और जनरल लिu टेनली को उनके पद से हटा दिया गया है। अब सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जैसे कि आपने रिपोर्ट में बताया, सिर्फ 2 सदस्य उसमें रह गए हैं और इससे ये दर्शाता है कि शी जिनपिंग का जो वर्चस्व है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के ऊपर और CCP के ऊपर वो बना हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें अटकलें यही है कि चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ कई लोग ऐसे हैं जो उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे और इसीलिए उन पर यह आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को कुछ मिलिट्री सीक्रेट्स दे दिए हैं। लेकिन ये पहले भी चीन में कई बार हो चुका है। कई बार ऐसी खबरें आती रही हैं कि चीन में तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन PRC की स्थापना के बाद कोई सफल तख्ता पलट चीन में नहीं हुआ है। सर, और CCP जी अपनी बात जारी रखिए। कि CCP में कई बार पर्स की खबरें आई हैं, लेकिन जो पार्टी है CCP, ये काफी स्ट्रांग पार्टी है और उसमें तख्ता पलट इतना आसान नहीं है, ये लगभग असंभव ही है। सर, ये जो अमेरिकन मीडिया की ओर से खबरें आ रही हैं जनरल झांग को लेकर के कि वो न्यूक्लियर जो ब्लूप्रिंट है, न्यूक्लियर हथियारों को लेकर के उन्होंने जासूसी की है अमेरिका के लिए, इस पे कितना दम लगता है आपको? देखिए, ये सब अटकलें हैं क्योंकि कई बार पहले भी ऐसे हो चुका है कि जो अमेरिकन अखबार हैं उनमें इस तरह की जो खबरें हैं वो प्लांट कर दी जाती हैं चीन की तरफ से ही। कई ऐसे अमेरिकन अखबार हैं जिनमें चीन का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जिसमें उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो इस तरह के जो अखबार है वो जो चाहते हैं उस तरह की खबरें भी निकल सकती हैं। तो वो इतना बड़ा जो आरोप है उसको प्रूव करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं, उसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, प्रेसिडेंट शी कहते हैं कि उन्होंने पिछले 3-4 साल से एक देश में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर की बात हो या PLA के अंदर की बात हो। तो ये जो अभी कदम उठाए गए हैं, इसको सिर्फ एक भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान से जोड़ा जा सकता है
क्योंकि पहले भी कुछ अधिकारियों पर इस तरह की कार्रवाई की गई है, या शी जिनपिंग अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं सेना के ऊपर, कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर? तो देखिए, भ्रष्टाचार एक आड़ है और अविश्वास सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी हैं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के PLA में जिनके ऊपर शी जिनपिंग का जो भरोसा है वो कम है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि शी जिनपिंग अपनी पकड़ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और CCP के दोनों के ऊपर लगातार कसते चले जा रहे हैं, और जब भी कोई अफसर ऐसा होता है जो उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको दबा दिया जाता है या हटा दिया जाता है। तो मैं उसको उसी संदर्भ में देखता हूँ। मैं इसको अविश्वास के संदर्भ में देखूंगा, भ्रष्टाचार के संबंध में कम देखूंगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पर हम एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन पहले ब्रेक। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन में एक पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन हमला किया जिसमें कई लोग मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन में राजधानी कीव और दक्षिणी शहर ओडिशा में ड्रोन हमले में 5 लोगों के मारे जाने और 25 के घायल होने का दावा किया गया है। दूसरी ओर रूस ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटों में खार्किव क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण रसद केंद्र कुपियांस्क, बुज़लोवी और जापोरिज़िया शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित नोवो याकोवलिवका गांव पर कब्जा कर लिया है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध रोकने की दिशा में चल रहे प्रयासों में अच्छी सफलता मिल रही है। वॉशिंगटन में डूम्सडे क्लॉक, जिसे कयामत की घड़ी भी कहा जाता है, उसे अब आधी रात से सिर्फ 85 सेकंड पहले पर सेट किया गया है। यह अब तक का सबसे खतरनाक संकेत है। परमाणु युद्ध का खतरा, जलवायु संकट, AI का बेकाबू इस्तेमाल और वैश्विक सहयोग की कमी ने दुनिया को अब तक के सबसे बड़े जोखिम में डाल दिया है। डूम्सडे क्लॉक कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है, एक ऐसा अलार्म जो बताता है कि अगर मौजूदा हालात नहीं बदले तो विनाश का रास्ता बहुत छोटा रह जाएगा। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व प्रथम महिला और अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल की पत्नी किम क्योन ही को यूनिफिकेशन चर्च से रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने के बाद 1 साल और 8 महीने की जेल की सजा सुनाई है। अमेरिका में बर्फीले तूफान के कारण अब तक 14 राज्यों में 38 लोगों की मौत हो चुकी है। बर्फबारी ने सड़क यातायात को बाधित कर दिया और बड़े पैमाने पर उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी। सोमवार को बर्फबारी तो कम हो गई, लेकिन कड़ाके की ठंड अब भी बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी जारी है, जिससे जंगलों की आग और भड़क उठी और ऊर्जा ग्रिड पर दबाव बढ़ गया है। ये भीषण गर्मी 2009 में विक्टोरिया राज्य में हुए ब्लैक सैटरडे की भीषण आग के बाद सबसे भीषण है, जिसमें 173 लोगों की जान चली गई थी। जहां एक और यूरोपीय देश अप्रवासियों पर अंकुश लगा रहे हैं, वहीं स्पेन की समाजवादी नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को एक मसौदा अध्यादेश प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य लाखों अवैध अप्रवासियों को कानूनी दर्जा देने की प्रक्रिया को तेज करना है।